स्वागत है आपका किशन एफएम वाईटी में स्टोरी पार्ट 316 से 20 रीबर्थ ऑफ हुक्म रानी सा। ईशानी इस वक्त यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आई थी। ये वही लोग थे जो कि उसे अपने शो के अंदर जज के तौर पर इनवाइट करना चाहते थे, और इसलिए ही गुनगुन ने उनके साथ ईशानी की मीटिंग फिक्स कर दी थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ पर उन्हें कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा। अभी उन्होंने अपना ऑर्डर दिया ही था और वह बातचीत करने ही वाले थे कि तभी ईशानी को अपने सर पर किसी का गर्म हाथ महसूस होता है। वह जल्दी से अपना सर घूमकर पीछे देखी है तो उसे एक मुस्कुराता हुआ हैंडसम सा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर ईशानी के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होते हुए उसे गले लगाती है और बोलती है, राहुल भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कितने दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए, आप तो एक बार फोन करके भी मुझसे नहीं पूछते हो अब। ये कहते हुए ईशानी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ईशानी पूरे एक साल बाद उसे देख रही थी। एक वही ऐसा इंसान था जो सच में उससे प्यार करता था और सच में उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता था, और उससे बहुत प्यार भी करता था। जब भी वह महल आता था उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। ईशानी को वह दिन याद आ जाता है जब नव्या उसे मिलने के लिए आई थी। मिलने की आई थी, वह उसे खुशखबरी देने आई थी, उसके प्यारे भाई की मौत की खुशखबरी। फ्लैशबैक। ईशानी हमेशा की तरह इस हालत में पड़ी हुई थी। अब उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं था कि कोई क्या देख रहा है और क्या नहीं, वह अपनी जिंदगी को मान चुकी थी। तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है तो वह सामने खड़ी हुई नव्या को देखती है। नव्या घमंड भरी मुस्कान भरते हुए ईशानी की तरफ देखती है और हंसते हुए बोलती है, वैसे ईशानी मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत सच में इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितना मैंने सोचा था। मतलब देखो ना, तुम्हें क्लास लड़की थी फिर भी तुम्हारी शादी इतने बड़े घराने में हो गई, ऊपर से एक ऐसा लड़का जो कि तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता है। वह इतना कहते हुए रुक जाती हो और फिर देखते हुए डेविल हंसी हंसने लगती है। ईशानी को उसकी हंसी में कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वह अपनी कमजोरी होती हुई आवाज में नव्या की तरफ देखती हो और बोलती है, राहुल भाई के बारे में क्या बात कर रही हो? उसकी बात सुनकर नव्या के चेहरे पर कड़वाहट आ जाती है और वह गुस्से से घूरते हुए उसे देखते हैं और बोलती है, यही कि वह तुम्हारा सो कॉल्ड सौतेला भाई कहूं या फिर तुम्हारा मुंह बोला भाई? जब से तुम गायब हुई हो तुम्हें ढूंढने के पीछे लगा हुआ है। यार कौन सी तुम उसकी सगी बहन थी जिसके लिए वह इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा है? इसलिए मुझे अब गुस्सा आ गया और मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। नव्या की यह बात सुनकर तो ईशानी के दिल कांप जाता है, आखिर वही तो एक ऐसा इंसान था जो उसे सच में प्यार करता था। लड़की थी और उसे अपने परिवार का प्यार कभी नहीं मिला था। अपना कहने के लिए गिने चुने लोग ही थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं ये सोचकर, और उसका दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। आखिर भगवान ने उसे कैसी किस्मत दी है। नव्या आगे बोलती है, वैसे तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं तुम्हारे भाई को ज्यादा तकलीफ नहीं होने दिया है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तू तड़प रहा था और वहां से निकाल कर भागने वाला था, लेकिन अफसोस के उसने मेरी शक्ल देखी थी उस टाइम पर। फिर वह एक शातिर मुस्कान हंसते हुए बोलती है, अब तुम तो जानती हो उसने मेरा सच देख लिया था तो फिर मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकती थी। आप मुझे याद आया जब मैं उससे आखिरी बार उसके चेहरे पर थोड़ा सा पत्थर मारने वाली थी, उससे पहले ही उसने मुझे बस एक ही बात पूछी थी। नव्या हंसते हुए बोलती है, ईशानी जानना नहीं चाहोगी आखिर उसने मुझे ऐसा क्या कहा था? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं तुम्हें। उसके आखिरी के शब्द बस यही थे कि क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम ठीक हो। उसकी यह बात सुनकर ईशानी जोर जोर से रोने लगती है, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी लेकिन फिर भी वह रो रही थी। वही नव्या उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी।
और वह फिर ईशानी के बालों को पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही खतरनाक आवाज में बोलती है, तुम्हें पता है क्या, मुझे ना लोगों को तड़पता हुआ देखकर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन फील होता है। तुम तड़प रही हो, तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ। और वही खुशी उसे वक्त मुझे हो रही थी जब तुम्हारा वह भाई अपनी मौत को सामने देखते हुए भी तुम्हारी फिक्र कर रहा था। तो ऐसे में फिर मैं उसकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती थी। यह मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में और उसकी आखिरी इच्छा को आखिरी ही पहचाने दिया। और उसके बाद मैंने उसके चेहरे पर पत्थर मार दिया। कम से वह पत्थर इतना बड़ा था कि जैसे ही वह तुम्हारे उसे मुंह बोले भाई के चेहरे पर मेरा एक खचाक की आवाज के साथ उसका खून चारों तरफ बिखर गया था। आरुष उसे पूरी रात रोई थी और उसको जो खाना दिया जाता था किसी कैदी को भी ना मिले वैसा खाना होता था। लेकिन फिर भी वह जिंदा रहने के लिए वह खाना खा लिया करती थी। उसे रात उसने वह खाना नहीं खाया था और लगातार पूरी रात रोई थी। फ्लैशबैक ओवर। ईशानी। ईशानी कहाँ खो गई तुम, मैं यहीं पर हूँ। ईशानी अपने ख्यालों की दुनिया से तब बाहर आती है जब राहुल उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए उससे बुलाता है। राहुल को अपने सामने सही सलामत और जिंदा देखकर ईशानी को बहुत खुशी हो रही थी और वह ये भी भूल जाती है कि वह कहाँ पर है। और वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर राहुल को कस के गले लगा लेती है। और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं जो कि राहुल के शर्ट पर गिर रहे थे जिससे उसे पता चल गया था। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ईशानी को ऐसा भी क्या हो गया कि वह इस तरह से बिहेव कर रही है। लेकिन फिर भी वह उसे गले लगा लेता है और अपना हाथ आगे बढ़कर उसके बालों को सहलाने लगता है, जिसे आसानी अपने होश में आती है और उससे अलग होते हुए उसकी तरफ प्यार से देखते हैं और बोलती है, भाई आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। राहुल उसका ये सवाल सुनकर हैरान रह जाता है और वह फिर बड़ी सी मुस्कान लेते हुए बोलता है, ईशानी हमें मिले हुए ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन हुए हैं, वह भी इसलिए क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। और वैसे भी मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कहीं से कुछ गलत लग रहा है। ये कहते हुए वह उसे हंसते हुए देखता है। ईशानी को भी याद आ जाता है कि आखिर वह उसे क्या पूछ रही है। आखिर उसे यह सवाल पूछने की जरूरत ही क्या थी, वह सब कुछ हुआ था लेकिन पिछले जन्म में हुआ था, इस जन्म में नहीं। ईशानी अपने मन ही मन बोलती है, नहीं इस बार मैं सच में किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। जो मेरे अपने हैं उन्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, नहीं आपको और नहीं गुनगुन को। राहुल जब उसे फिर से अपनी ही ख्यालों की दुनिया में गम देखा है तो वह वापस से उसका कंधा हिलाते हुए बोलता है, अरे क्या हुआ ईशानी, इतने दिनों बाद मिले हैं और तुम मुझे बैठने के लिए भी नहीं कह रही हो। क्या यहीं पर खड़े खड़े ही बातें करनी है। वैसे ये लोग कौन है जो तुम्हारे साथ में है। राहुल ने बहुत सारे सवाल एक साथ ही ईशानी से कर लिए थे। वही ईशानी भी उसकी आवाज सुनकर अपने होश में आती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, अरे कुछ नहीं भाई माफ कीजिए, बैठिए ना। इतना कहते हुए वह उससे बैठी और फिर राहुल की तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे आप जानते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तब अनाथ आश्रम में ज्यादातर सब लोग मौजूद थे, लेकिन उसे टाइम पर मेरी ये दोस्त बीमार थी, इसलिए इसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था और यह शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। ये कहते हुए ईशानी गुनगुन की तरफ देखती है। वही राहुल भी पर्सनली उसे ही मिलने के लिए आया था, पर उसे लगा नहीं था कि गुनगुन ईशानी की बेस्ट फ्रेंड होगी। वह अपने मन में बोलता है, वैसे लगता है राहुल तेरी किस्मत इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। मतलब तुझे जो लड़की पहले ही नजर में पसंद आई है वह कोई और नहीं तेरी बहन की ही फ्रेंड है। और मेरी बहन तो है ही बहुत प्यारी, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर मैं इसे इस बारे में बताऊंगा तो यह जरूर मेरी मदद करेगी। लव यू भगवान जी, थैंक यू सो मच।
वह ये सब सो ही रहा था कि तभी उसे ईशानी की आवाज सुनाई देती है और वह उसे तरफ देखने लगता है। ईशानी बोलती है, और भाई इससे मिली है, ये है महेंद्र सिंह बत्रा। और यह उनके पार्टनर। ईशानी ने इतना ही कहा था। राहुल उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, ईशानी क्या तुम लोगों को जानती हो? ईशानी भी उसका सवाल सुनकर चौंक जाती है और वह बोलती है, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप भी नहीं जानते हैं? अभी राहुल कुछ कहता है उससे पहले श्री बत्रा बड़ी सी मुस्कान लिए राहुल की तरफ देखते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, नाइस टू मीट यू श्री राहुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं उम्मीद नहीं की थी कि मेरी मुलाकात आपसे यहाँ पर होगी। मिस ईशानी, यह मिस्टर राहुल है और जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं, उसके इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर। ये सुनकर ईशानी और राहुल और साथ में गुनगुन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ईशानी और गुनगुन इसलिए सरप्राइज्ड थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जिस कंपनी के साथ बोलो कोलैबोरेशन करने वाले हैं, वह किसी और की कंपनी नहीं बल्कि राहुल की होगी। मिस्टर बत्रा उस प्रोजेक्ट सेकंड इक्वेशन है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका खुद का भाई ही फर्स्ट इन्वेस्टर होगा। वही राहुल और भी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन वही लड़की होगी। इसके बारे में श्री बत्रा उसे इतनी सारी बातें किया करते थे। राहुल अपनी आंखें फाड़े ईशानी को देखा है और बोलता है, फूड ऑफ हेवन की फाउंडर हो। वैसे तो उसे विश्वास हो गया था, लेकिन फिर भी वह एक बार ईशानी के मुंह से ये सुन लेना चाहता था, जिससे वह कंफर्म हो सके कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वह सब सच है। वह बहुत ज्यादा खुश था अपनी बहन के लिए, लेकिन साथ में ही थोड़ा सा दुखी भी था क्योंकि इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बावजूद भी उसकी बहन ने उसे कभी इस बारे में बताया नहीं था। वही ईशानी भी उसके चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गई थी कि राहुल आखिरकार सच क्या रहा है। वह अपना सर नीचे करते हुए राहुल की तरफ ना देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपको ये सब बताने की। अगर आप सिर्फ मेरे भाई होते तो मैं आपको सारी चीज बहुत पहले ही बता चुकी होती, लेकिन आप। वही राहुल और भी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन वही लड़की होगी। इसके बारे में श्री बत्रा उसे इतनी सारी बातें किया करते थे। राहुल अपनी आंखें फाड़े ईशानी को देखा है और बोलता है, फूड ऑफ हेवन की फाउंडर हो। वैसे तो उसे विश्वास हो गया था, लेकिन फिर भी वह एक बार ईशानी के मुंह से ये सुन लेना चाहता था, जिससे वह कंफर्म हो सके कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वह सब सच है। वह बहुत ज्यादा खुश था अपनी बहन के लिए, लेकिन साथ में ही थोड़ा सा दुखी भी था क्योंकि इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बावजूद भी उसकी बहन ने उसे कभी इस बारे में बताया नहीं था। वही ईशानी भी उसके चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गई थी कि राहुल आखिरकार सच क्या रहा है। वह अपना सर नीचे करते हुए राहुल की तरफ ना देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपको ये सब बताने की। अगर आप सिर्फ मेरे भाई होते तो मैं आपको सारी चीज बहुत पहले ही बता चुकी होती, लेकिन आप। ईशानी यह बात सुनकर राहुल को बुरा तो लगता है, लेकिन वह जानता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। साथ ही साथ वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश भी था कि उसकी बहन घर पर बैठने वाली लड़कियों में से नहीं है, बल्कि वह अपने सपनों को पूरा करने वाली लड़कियों में से एक है। लेकिन फिर भी वह झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बस सिर्फ एक ही शर्त पर माफ करूंगा। अभी उसने इतना कहा ही था कि ईशानी उसके आगे खाने से रोक देती है और बोलती है, आप जो चाहे वह मुझे करवा सकते हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं करूंगी। उसकी इतनी हड़बड़ा देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वह अपना हाथ आगे बढ़कर उसके सर पर मारते हुए बोलता है, बेवकूफ लड़की, कम से कम किसी की पूरी बात सुन लिया करो। क्या होगा अगर कोई तुम्हें कोई ऐसी चीज करने के लिए कह दे जो कि तुम ना करना चाहती हो?
और सिर्फ तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में तुम्हें वह सारी चीज करनी पड़ जाए। उसकी बात सुनकर निशानी का मुंह बन जाता है और वह अपना क्यूट सा मुंह बनाकर राहुल की तरफ देखती है और बोलती है, भाई ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो किसी की भी जाल में फंस जाऊंगी। लेकिन तभी उसे अपनी बीता हुआ कल याद आता है, जिसे याद करके एक पल के लिए वह सोचती है, आखिर उसका भाई सच ही तो कह रहा था। जो अपनी पूरी लाइफ उसने सिर्फ ऐसे रिश्ते के लिए बर्बाद कर ली जिसमें उसका कोई वजूद ही नहीं था। राहुल जब ये देखा है कि ईशानी अचानक से उदास हो गई है तो वह फिर से उसके सर पर चपात लगता है और बोलता है, क्या फिर से अपनी ख्यालों की दुनिया में वापस चली गई हो? राहुल की बात सुनकर ईशानी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि आप वह इंसान कभी नहीं हो सकते हैं जो कभी भी मुझे किसी भी ऐसे काम को करने के लिए कहेंगे जो मैं ना करना चाहूं। आप कभी भी मुझे वैसा कोई भी काम नहीं करवाएंगे जिसमें मेरा नुकसान हो। ईशानी की इतनी गहरी और प्यारी बात सुनकर राहुल भी प्यार से उसे देखने लगता है। राहुल की कोई सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन वह ईशानी को अपनी सगी बहन से कई ज्यादा मानता था। और आज अपनी बहन के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर उसकी भी अपने मन में एक गर्माहट महसूस होती है। राहुल फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और ईशानी की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसे कि तुमने अभी मुझे कहा है, तुम यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए। तब इस मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ये प्रोजेक्ट कर रही हो। तुम उस शो में बतौर जज शामिल होने वाली हो। उसकी बात सुनकर निशानी, गुनगुन और बाकी के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईशानी अब वैसे भी अपनी पहचान को छुपाना नहीं चाहती थी और वह और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहती थी ताकि वह किसी पर भी डिपेंड ना रहे। और वह खुद यहाँ पर यह मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करने आई थी ताकि वह देख सके कि जिनके साथ वह अपना पहला प्रोजेक्ट करने वाली है वह लोग आखिर है कैसे। लेकिन अब तो उसे पूरी तरह से सच्चाई पता चल गई है कि जिसके साथ वह अपना पहला प्रोजेक्ट करने वाली है वह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होने वाला है। तो अब डरने की कोई बात ही नहीं थी। ये सब सोते हुए ईशानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह राहुल की तरफ देखते हुए बोलती है, भाई आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अपना मुकाम खुद हासिल करूंगी। उसकी बात सुनकर राहुल को अपने दोस्त के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ वह अपनी बहन के लिए खुश भी था क्योंकि वह उसे समझाने की कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन वह इस चीज को करने के लिए तैयार ही नहीं था जिसके साथ वह इतना बुरा कर रहा है। वह हीरा है जिससे वह पत्थर समझकर ठुकरा रहा है। राहुल फिर ईशानी की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, तो फिर सब कुछ डिसाइड हो गया है। तो एक काम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी देर में वहां पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। राहुल और ईशानी दोनों मिलकर उसे केक को काटते हैं। उसके बाद राहुल अपने हाथों से ईशानी को केक खिलाता है। ईशानी भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से केक खाती है और उसे अपने हाथों से केक खिलाती है। उसके बाद राहुल एक नजर गुनगुन को देखा है जो कि आराम से मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। कोई केक का टुकड़ा उठना है और गुनगुन की तरफ बढ़ते हुए उसे केक के टुकड़े को गुनगुन के मुंह के सामने रख देता है। गुनगुन ये देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन फिर बाद में राहुल की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए उसके हाथ से उसके को खा लेती है। राहुल जब ये देखता है कि गुनगुन ने बिना किसी परेशानी के उसके हाथ से उसे केक को खा लिया है तो उसके दिल में तो बहुत सारे गिटार बजाने लगते हैं एक साथ। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वह आसमान में उड़ रहा हो। राहुल परेशानी की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो ईशानी, मैं तुम्हें महल छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया था बाहर निकले हुए और वह तक भी गई थी, इसलिए वह भी उसका ऑफर रिजेक्ट नहीं करती है। श्री बत्रा और बाकी के लोग वहां से पहले ही निकल गए थे। राहुल गुनगुन और ईशानी को अपने साथ लेकर होटल से बाहर निकल जाता है।
वहीं दूर बैठा हुआ सिद्धार्थ कब से ये सब कुछ देख रहा था। उसकी बहुत इच्छा हो रही थी पता करे कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है, लेकिन वह इंतजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। वह इंतजार कर रहा था कि राहुल आए और उसे सारी सच्चाई बताए। लेकिन आखिर में वह देखता है कि राहुल उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर सिद्धार्थ को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वह अपना मोबाइल उठना है और वहां से निकल जाता है। राहुल, ईशानी और गुनगुन एक ही कार में बैठे हुए थे। गुनगुन बैक सीट पर बैठी हुई थी, वहीं राहुल अपनी कार को खुद ड्राइव कर रहा था और ईशानी उसकी साथ पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में अनाथ आश्रम आ जाता है और गुनगुन वहां पर उतरकर उन दोनों को बोलती है, बाय ईशानी, बाय मिस्टर राहुल। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हम आगे भी मिलते रहेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वह अच्छे से काम करेगा। बहुत देर से राहुल बस यही इंतजार कर रहा था कि गुनगुन उससे बात करे, लेकिन वह बस चुप बैठी हुई थी। लेकिन आखिरकार जाते हुए उसकी मनोकामना गुनगुनिया पूरी कर ही दी थी, जिसे देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बड़ी से मुस्कान लिए गुनगुन की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ, हम मिलते रहेंगे। वैसे तुम दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने वाली हो, है ना? तुम दोनों आओगी ना साथ में? ईशानी बहुत ध्यान से अपने भाई को देख रही थी और उसकी हरकतों को देख रही थी। वह जानती थी कि यह इंसान कितना ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी उसकी दोस्त के लिए वह इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भी मान गया था। हालांकि यह प्रोजेक्ट गुनगुन और उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन राहुल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद ईशानी और राहुल दोनों एक ही कार में बैठे हुए थे। राहुल के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले खुशी और एक्साइटमेंट थी वह कहीं पर चली गई थी और उसका चेहरा नॉर्मल था, बिना किसी भाव के, बिल्कुल एक्सप्रेशंस लेस। ईशानी उसे बहुत देर से देख रही थी और जब उससे कहा नहीं जाता है तो वह आखिरकार राहुल की तरफ देखती हो और बोलती है, भाई, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप चाहे तो आप मुझे डांट भी सकते हैं। प्लीज इस तरह से चुप मत रहिए। अपना कहने के लिए मेरे पास बहुत कम लोग हैं। ईशानी यह सब बातें बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कह रही थी। ये सब कहते हुए उसे अपना बीता हुआ कल याद आ गया था, जिसकी वजह से उसका गला भर आया था। वह अपनी नाम आंखों से इस वक्त राहुल को ही देख रही थी। राहुल उसकी आवाज में उदासी देखकर तुरंत ही अपनी गाड़ी रोक देता है। उसके बाद वह एक लंबी गहरी सांस लेता है और अपने आप को शांत करते हुए ईशानी की तरफ देखता है और बोलता है, ईशानी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें एक बार मुझे इस बारे में बताना चाहिए था? तुमने इतना बड़ा फैसला ऐसे ही ले लिया। इस रिश्ते को तुमने एकदम से ऐसे ही खत्म कर दिया, जिसके लिए तुम पिछले 2 सालों से पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही हो। जब मैं तुमसे कहा था कि सिद्धार्थ कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, तभी तुम इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती थी। तो क्या तुम मुझे अब बता सकती हो कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ही तुम इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती हो? राहुल की बातें सुनकर एक बार फिर से उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और ईशानी की आंखों में तुरंत ही एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वह आंसू भरी नजरों से राहुल की तरफ देखती है और बोलती है, रिश्ता? कौन सा रिश्ता भाई? आप किस रिश्ते की बात कर रही हैं? वह रिश्ता जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। वह रिश्ता जिसमें हर दिन मुझे जलील किया जाता है। वह रिश्ता जहां पर हर बार मुझे यह एहसास दिलाया जाता है कि मैं कितनी इनकैपेबल हूं। एक पति अपनी पत्नी की आत्मसम्मान के लिए क्या कुछ नहीं करता है। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया? उन्होंने बस हर वक्त मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूं। हर बार मुझे बेइज्जत किया गया। शादी की पहली रात ही मेरा पति मुझे ये कहता है कि वह मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था और वह मुझे नहीं किसी और से प्यार करता है। ऐसी पति से तो पति ना हो वही अच्छा है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैं पिछले 2 सालों से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन मुझे पता है कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना करूं, लेकिन ये रिश्ता अब कभी भी बच नहीं पाएगा।
राहुल की आंखों में भी उसकी बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं। वह भी उसकी तरह ही अनाथ था और वह जानता था कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। ऐसे में एक रिश्ता मिला हो और वह भी इस तरह का, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। राहुल जल्दी से ईशानी को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है, ईशानी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अचानक से ऐसा भी क्या हो गया है। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे यह नहीं पूछना चाहिए था। मैं पहले से ही जानता हूं कि यह इतना एक दिन होता ही। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम्हारी भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर ईशानी भी फूट फूट कर रोने लगती है। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था और अपनी पिछली लाइफ में उसने जितने भी दुख झेले थे, वह एक बार अपने इस दुख को निकाल देना चाहती थी। लेकिन उसे ऐसा कोई भी अपना दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो अपनी दर्द भरी कहानी बयां कर सके। राहुल किस तरह से गले लगाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे अपनी सारी तकलीफें दूर जाती हुई नजर आ रही थी। राहुल उसके इस तरह से रोने से परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उसे रोकना नहीं है और उसे रोने देता है। ईशानी रोते रोते ही बोलती है, आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अब और नहीं कर सकती हूँ। दादाजी अभी इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उन्हें कुछ भी बता सकूं, लेकिन जब 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 वह होश में आ जाए तो प्लीज आप मेरे साथ रहना। मेरे साथ रहकर उन्हें समझाने की कोशिश करना कि मैं आखिरकार ये सब क्यों किया था। राहुल उसे और भी ज्यादा कस के गले लगा लेता है और उसे शांत करने लगता है और बोलता है, ईशानी तुम चिंता मत करो, दादाजी भी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हें उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी साथ रहूंगा हमेशा। उसकी ऐसी बातें सुनकर ईशानी भी फूट फूट कर रोने लगती है। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था और अपनी पिछली लाइफ में उसने जितने भी दुख झेले थे, वह एक बार अपने इस दुख को निकाल देना चाहती थी। लेकिन उसे ऐसा कोई भी अपना दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो अपनी दर्द भरी कहानी बयां कर सके। राहुल किस तरह से गले लगाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे अपनी सारी तकलीफें दूर जाती हुई नजर आ रही थी। राहुल उसके इस तरह से रोने से परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उसे रोकना नहीं है और उसे रोने देता है। ईशानी रोते रोते ही बोलती है, आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अब और नहीं कर सकती हूँ। दादाजी अभी इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उन्हें कुछ भी बता सकूं, लेकिन जब 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 वह होश में आ जाए तो प्लीज आप मेरे साथ रहना। मेरे साथ रहकर उन्हें समझाने की कोशिश करना कि मैं आखिरकार ये सब क्यों किया था। राहुल उसे और भी ज्यादा कस के गले लगा लेता है और उसे शांत करने लगता है और बोलता है, ईशानी तुम चिंता मत करो, दादाजी भी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हें उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी साथ रहूंगा हमेशा। राहुल ईशानी को महल छोड़ने के बाद वापस से अपने घर के लिए निकल चुका था और जाते जाते उसने उससे वादा किया था कि वह जो कुछ भी करेगी वह हमेशा उसके साथ रहेगा। रात के लगभग 10 बजे बज रहे थे जब वह अंदर पहुंची तो वहां पर पहले से ही वैदेही और साथ में नव्या बैठे हुए थे। उन्हें वहां पर देखकर एक बार फिर से ईशानी को वह सब याद आ जाता है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है और उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी उसे वैदेही की आवाज सुनाई देती है, अरे ईशानी बेटा, आज तुम्हें आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन हमने आपका इंतजार किया था डिनर पर आप आए नहीं इसलिए। सिद्धार्थ और बाकी सब ने बहुत जिद की थी जिसकी वजह से हम आपका खाने पर इंतजार नहीं कर पाए। आप रुकिए, हम अभी आपके लिए खाना लगवा देते हैं। ईशानी बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी और वह सोच रही थी कि सच में यह औरत कमाल की है। मतलब अगर उसे उसकी सच्चाई पता नहीं होती तो सच में एक बार फिर से वह उसकी बातों में आकर जाल में फंस जाती। लेकिन वह तो भगवान का शुक्र है कि उसे इस नागिन के बारे में अच्छे से पता है। ईशानी एक नजर वैदेही को देखते हैं और बोलती है, नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैं खाना खाकर आई हूँ, थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सोचा। इतना बोलने के बाद वह वहां से जा ही रही होती है कि वैदेही अपना पर आगे बढ़ा देती है, जिससे कि ईशानी नीचे गिर जाए। ईशानी ने भी ये देख लिया था, लेकिन ये देखकर भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आए थे, और वह इस तरह से चलते हुए आगे की तरफ जा रही थी जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। वही वैदेही यह सोच रही थी कि प्यार करने की वजह से वह धड़ाम से जमीन पर गिरेगी तो उसके दिल में क्या सुकून मिलेगा। ईशानी आराम से चलते हुए आगे जाती है और उसके पैर पर अपनी पहनी हुई हील को रख देती है और एक कदम लड़खड़ा जाती है, जिससे वह जमीन पर तो नहीं गिरती है, लेकिन वैदेही के पैर में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे उसकी चीज निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वैदेही एकदम से रिएक्ट करते हुए गुस्से से घूरते हुए ईशानी की तरफ देखती है। वही ईशानी भी अपने आप को संभाल कर वैदेही की तरफ जाती है और बोलती है, आंटी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैंने देखा नहीं कि आपका पर वहां पर रखा हुआ है। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैदेही का मन तो कर रहा था कि वह उठे और उसके गाल पर एक तमाशा लगा दे, लेकिन वैसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका सारा अच्छा बनने का नाटक खराब हो जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए वह अपने मन पर पत्थर रखती है और एक झूठी स्माइल अपने चेहरे पर लिए ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वैसे भी हमने ही ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी ये तो होने वाली चीज है, हो ही जाती है, कोई बात नहीं, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। ईशानी उसकी बातें सुनती है और उसके चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशंस को देखते हैं जो कि दर्द की वजह से अब बिगड़ गए थे। ईशानी को अपने मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वह फिर मिलकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, जिससे वैदेही उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान को देख नहीं पाती है। नव्या वही सोफे पर बैठी हुई यह सारा तमाशा देख रही थी। ईशानी के जाने के बाद वह उठकर वैदेही की तरफ जाती और बोलती है, आंटी आप ये कब तक बच्चों वाला खेल खेलती रहेगी? देखा, इसमें आपका ही नुकसान हुआ है। मैंने ध्यान से देखा, उसने सच में जानबूझकर आपके पैर पैर पर रखा था। वैदेही जो कि दर्द की वजह से तड़प रही थी, नव्या की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वह लड़की इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि हम उसके सामने भी अगर कोई गलती करेंगे तो वह उसे भी नजरअंदाज कर देगी। वह ये सब जानबूझकर नहीं करेगी। अब ज्यादा मत सोचो, चलो चलकर सोते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। देखो अपने आप को कितने ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं तुम्हें, अगर तुम्हारी खूबसूरती को कुछ हुआ तो कहीं सिद्धार्थ तुमसे दूर ना हो जाए। जाओ, जाकर सो जाओ। उसकी यह बात सुनकर नव्या का मुंह बन जाता है और वह वहां से अपने पैर पटकते हुए चली जाती है, क्योंकि आज सच में उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और अब उस वैदेही की ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। ईशानी जब अपने रूम में पहुंचती है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। वह जल्दी से क्लोजर रूम में जाती है और वहां से अपने लिए नाइट ड्रेस निकालकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वह नहाकर वापस आती है तो उसे सिद्धार्थ सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि उसको ही देख रहा था। ईशानी उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वापस से बालकनी में जाने ही वाली होती है कि उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देती है, क्या मैं जान सकता हूं कि आज तुम कहां पर गई थी और किसी से मिलकर आ रही हो? सिद्धार्थ की आवाज इस वक्त बेहद ठंडी और शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में जो इमोशंस थे वह बिल्कुल भी शांत नहीं थे। ईशानी आराम से जो कि बालकनी की तरफ जा रही थी, सिद्धार्थ की आवाज सुनकर मुड़कर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, सॉरी, क्या आपने कुछ कहा? सिद्धार्थ जब ये देखता है कि ईशानी ने उसकी पूरी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर से वही सवाल पूछता है, मैं पूछ रहा हूं कि तुम आज कहां पर गई थी? एक बार फिर से वही सवाल सुनकर ईशानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
जिससे वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी। उसने इस वक्त एक वाइट कलर का लाइट कम पहना हुआ था जो कि उसकी पूरी बॉडी को कर रहा था। लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती उसमें छुपाए नहीं छुपा रही थी। उसने अपने बालों को जुड़ा बनाया हुआ था जिसकी कुछ लेट उसके गालों पर झूल रही थी और चेहरा बिना मेकअप के था एकदम प्योर और प्यारा सा। उसकी स्माइल देखकर तो सिद्धार्थ एक पल को अपनी सांस लेना ही भूल जाता है और उसके मासूम से चेहरे को देखने लगता है। लेकिन तभी उसे ईशानी की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही थी, मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है कि अभी आपको हक है मुझसे पूछने का कि मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ नहीं? मुझे लगता है ये हक आप बहुत पहले ही खो चुके हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं वापस से जा सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना कहने के बाद वह वहां से मुड़कर वापस से बालकनी में जा ही रही होती है कि उसे एक बार फिर से सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देती है, ईशानी भूलो मत कि अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, होने वाला है। और जब तक डाइवर्स हो नहीं जाता है तब तक तुम मेरी वाइफ हो। उसकी यह बात सुनकर ईशानी के दिल में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये पहली बार था जब वह सिद्धार्थ के मुंह से यह बात सुन रही थी कि वह उसकी वाइफ है, जिसे सुनने के लिए उसने पूरी एक जिंदगी गंवा दी थी। लेकिन अब उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं था। अब चाहे वह अपना दिल निकाल कर ही क्यों उसके सामने ना रख दे, लेकिन फिर भी ईशानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईशानी एक बार फिर से अपनी वह प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती है और मोड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखती है और बोलती है, ओह, तो आपको याद है कि मैं आपकी वाइफ हूँ। मुझे लगा था पिछले 2 सालों से आप ये बात भूल ही गए कि आप शादीशुदा है। खैर कोई बात नहीं है, अब आपको याद आ गया है कि आप मेरे हस्बैंड हैं। पर मुझे लगता है कि अभी याद आने में बहुत देर हो गई है। यह आपसे जो मुझे डाइवोर्स चाहते थे। और यह मैं थी जिसने आपको वह दे दिया जो आप चाहते थे। मैं यहाँ पर रह रही हूँ क्योंकि यह एक लीगल प्रोसेस है। अगर यह बात नहीं रहती तो मैं अब तक आपके साथ यहाँ पर एक ही छत के नीचे खड़ी नहीं होती। पिछले 2 सालों से आप भूल रहे थे कि मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आने वाले 6 महीने तक भी आप ये बात भूल ही जाए कि मैं आपकी वाइफ हूँ। यही आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेहतर होगा। इतना कहने के बाद वह बिना सिद्धार्थ की तरफ एक बार भी देख वहां से बालकनी की तरफ चली जाती है। बालकनी में पहुंचकर वह वहां पर लगी हुई रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखती है और चांद की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल सितारों की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में भरा हुआ पानी बहते हुए उसकी गालों तक आ जाता है। और वह घूरकर चांद को देखने लगती है जो कि बादलों के पीछे छुपा हुआ था। नहीं निशानी, इस बार नहीं। तू किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ सकती है। जो तुझे पहले किसी भी हाल में चाहिए था, वही तुझे बर्बाद करने की वजह बना था। इस बार यह मौका मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरा करियर ही मेरी पहचान होगा। मेरा नाम ईशानी है और यह नाम ही अब मुझे ऊपर लेकर जाएगा। मुझे अब इस जिंदगी में किसी की भी जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है उन्हें तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। भगवान का दिया हुआ ये तोहफा मैं इस बार बर्बाद नहीं जाने दूंगी। और हाँ मिस्टर सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझे आपसे नफरत भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब मुझे आपसे प्यार भी नहीं है। इतना कहने के बाद वह बिना सिद्धार्थ की तरफ एक बार भी देख वहां से बालकनी की तरफ चली जाती है। बालकनी में पहुंचकर वह वहां पर लगी हुई रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखती है और चांद की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल सितारों की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में भरा हुआ पानी बहते हुए उसकी गालों तक आ जाता है। और वह घूरकर चांद को देखने लगती है जो कि बादलों के पीछे छुपा हुआ था। नहीं निशानी, इस बार नहीं। तू किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ सकती है। जो तुझे पहले किसी भी हाल में चाहिए था, वही तुझे बर्बाद करने की वजह बना था।
इस बार यह मौका मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरा करियर ही मेरी पहचान होगा। मेरा नाम ईशानी है और यह नाम ही अब मुझे ऊपर लेकर जाएगा। मुझे अब इस जिंदगी में किसी की भी जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है उन्हें तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। भगवान का दिया हुआ ये तोहफा मैं इस बार बर्बाद नहीं जाने दूंगी। और हाँ मिस्टर सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझे आपसे नफरत भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब मुझे आपसे प्यार भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूम में सिद्धार्थ अकेला खड़ा रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ईशानी अचानक से इतनी कैसे बदल गई है। हालांकि पहले भी वह उससे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसे टाइम पर ईशानी खुद उससे बात करने की कोशिश किया करती थी। और वह उसे ऐसे इग्नोर करके चला जाया करता था जैसे कि वह उसकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आज उसे सच में फील हो रहा था कि जब हमें कोई इग्नोर करता है तो कैसा फील होता है। वह अपना सर झुकाकर बिस्तर की तरफ देखा है जो कि पूरी तरह से खाली था। उसके बाद वह सोफे पर जाकर लेट जाता है। वह आज के दिन के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ईशानी मिलने किस गई थी। तभी उसे याद आता है कि राहुल भी तो था जो वहां पर गया था। ये याद आते ही वह तुरंत ही अपना फोन उठाता है और राहुल को कॉल कर देता है। राहुल इस वक्त सच में सो रहा था और उसे नींद आ रही थी। जैसे ही फोन की रिंग बजती है उसका प्यारा सा सपना टूट जाता है और वह फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा है तो वह चिढ़ते हुए उसे उठा लेता है। सिद्धार्थ अभी उससे कुछ कहता उससे पहले ही उसे राहुल के चिड़चिड़ाने की आवाज सुनाई देती है। यार सिद्धार्थ, ये भी क्या कोई वक्त है कॉल करने का। यार मन की तुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू मेरी नींद खराब करेगा। पता है अभी मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। मेरे सपने में मेरी प्यारी गुनगुन है, मैं हूं और हमारे गोलू मोलू से 2 बच्चे भी हैं। सिद्धार्थ जब राहुल के मुंह से गुनगुन का नाम सुनता है तो वह अलर्ट हो जाता है और वह बोलता है, ये गुनगुन कौन है और मैं इस बारे में कैसे नहीं जानता हूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर राहुल को समझ में आता है कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया है। इसलिए वह अपनी बात को संभालते हुए बोलता है, गुनगुन कौन है या कौन नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर किस पड़ता है कि तू मुझे ये बात की इतनी रात को तूने मुझे फोन क्यों किया है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को भी याद आ जाता है। हाँ, उसने किस बारे में फोन किया था। फिर वह बोलता है, वह आज दिन में तो ईशानी से मिलने के लिए गया था ना। तो तुझे पता चला कि वह किसी से मिलने के लिए गई थी। और वह इंसान कौन था जिससे वह इतनी हंसी बातें कर रही थी। उसकी बातों में राहुल को जलन साफ महसूस हो रही थी। वह से बताना तो चाहता था लेकिन ईशानी ने उसे मना कर दिया था। इसलिए वह किसी भी कीमत पर अब सिद्धार्थ को इस बारे में नहीं बता सकता था। अरे नहीं यार, वह तो उसका कोई अनाथ आश्रम वाला दोस्त था जो कि उससे मिलने के लिए आया था। बाकी कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ को राहुल के मुंह से ये सुनकर कि जिससे वह मिलने गई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था, पता नहीं क्यों लेकिन उसे थोड़ी सी जलन होती है। उसके बाद वह फोन काट देता है और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है। आज उसका मूड सच में कुछ ज्यादा ही खराब था, इतना कि घर आने के बाद उसने अपनी छोटी माँ और नव्या से बात तक नहीं की थी। बात करना है तो दूर, आज उसने खाना तक नहीं खाया था। अगली सुबह ईशानी हमेशा की तरह तैयार होकर एक अच्छी सी शिफॉन की साड़ी पहनी थी और साथ में उसने दूसरी साड़ी ज्वेलरी भी पहनी थी जो कि वह पहनती थी अक्सर, जिससे कि एक ब्रेसलेट, हाथ में वॉच, एक प्यारी सी रिंग। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ लिप बाम और साथ में आंखों में काजल लगाया हुआ था जिसमें वह बहुत ही ज्यादा प्रीति नजर आ रही थी। बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और सामने से सिद्धार्थ आता है जो कि जिम से आया था। वह पसीने से पूरी तरह से लथपथ था जिससे वह काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। सिद्धार्थ सामने खड़ी हुई ईशानी को देखा है जो कि सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी।
लेकिन आज फिर से उसने अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहना था, जिसे देखकर सिद्धार्थ के दिल में थोड़ा सा दर्द होता है। लेकिन फिर भी आज वह पहली बार अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए ईशानी की तरफ देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग। ईशानी, जो कि अभी भी अपने काम में लगी हुई थी, जैसे ही उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देती है वह पलट कर देखती है तो सामने बहुत ही हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा हुआ था। लेकिन ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर वह स्माइल देख रही थी। लेकिन इससे ईशानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह अजीब नजरों से उसे देखने लगती है, जैसे कि पूछना चाह रही हो कि आखिर बात क्या है। वही सिद्धार्थ भी अपने इस सडन एक्शन से हैरान रह जाता है। वह कुछ नहीं कहता है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। ईशानी उसे जाता हुआ देखते हैं और फिर वहां से चली जाती है। बाहर से वैदेही जी दिखाई देती है, जो कि तैयार होकर उसका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही ईशानी वहां से निकलने वाली होती है उसे वैदेही जी की आवाज सुनाई देती है, बेटा तुम अनाथ आश्रम जा रही हो ना? चलो आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, मुझे वहीं से जाना है। ईशानी बहुत ध्यान से उनकी तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है, इस चाशनी में डूबे हुए करेले को क्या हुआ है? लगता है आज कुछ करने का प्लान है। चलो देखते हैं आखिर क्या करना चाहती है। इतना सोचते हुए वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाती है और वैदेही की तरफ जाते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी है आप? हाँ, वैसे मैं अनाथ आश्रम में जा रही थी। क्या आपको वहां पर कोई काम है? वैदेही अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए ईशानी की तरफ देखती हो और बोलती है, अरे बेटा, भूल गई क्या? आज मठ का पहला दिन है, इसलिए हम आश्रम जा रहे हैं डोनेशन के लिए। ईशानी जैसे ही डोनेशन वाली बात सुनती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आखिर वह कैसे याद नहीं रखती थी इस चीज को। आखिर इस औरत ने ही तो सिद्धार्थ के सामने उसकी छवि किसी लालची औरत की बनाकर रखी थी। दरअसल सिद्धार्थ महल में पहली तारीख को सबके लिए पैसे दिया करता था, क्योंकि वह उसने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करता था। ईशानी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके लिए भी अकाउंट ओपन किया गया था, जिसका कार्ड किसी और के पास नहीं बल्कि वैदेही जी के पास था, जो कि उसने उसे कभी दिया ही नहीं था। फ्लैशबैक। वैदेही जी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी कि तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वह सामने पड़ी हुई ईशानी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, ईशानी, वैसे मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें बात ही देती हूँ। तुम्हें याद है हर महीने में तुम्हारे अनाथ आश्रम के अंदर कुछ डोनेशन करने के लिए जाती थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास फ्री के पैसे होते थे इसलिए मैं जाती थी? ईशानी उसकी तरफ देखती हूँ और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वैदेही इस बारे में क्यों बात कर रही है। तभी एक बार फिर से उससे वैदेही की आवाज सुनाई देती है, वह क्या है ना, सिद्धार्थ के पास ही सारा कारोबार है, इसलिए हर महीने वह हमें पैसे क्रेडिट करके देता है हमारे बैंक अकाउंट में। वैसे तो वह तुमसे नफरत करता था, लेकिन फिर भी तुम इस घर की बहू थी, इसलिए तुम्हारा भी उतना ही हक बनता है जितना कि हम सबका। इसलिए उसने तुम्हारा भी बैंक अकाउंट रेडी करवा दिया था और उसका कार्ड मुझे दे दिया था ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। हर महीने में उसी में से तुम्हारे आश्रम में डोनेशन देती थी और बाकी का बहुत सारा खर्च करती थी, जो कि मैं अपने अकाउंट से नहीं कर सकती थी, क्योंकि कभी कभी सिद्धार्थ बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर लिया करता था। इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए मैं डोनेशन कर देती थी और बाकी का मैं अलग अलग कामों में उसे करती थी। इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन सिद्धार्थ को इस बारे में पूरी पूरी जानकारी रहती थी। एक बार तो वह गुस्से में आकर तुमसे आकर इस बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि मैंने गलती से तुम्हारे कार्ड से एक बार को पेमेंट कर दिया था, जिसे देखकर सिद्धार्थ बौखला गया था और वह तुमसे पूछना चाहता था। तुम जानती नहीं हो कि उसे समय मुझे उसे संभालने में कितना समय लगा था।
लेकिन फिर मैं हमेशा की तरह एक ही बात कही जिससे वह शांत हो जाता है। जानती हो क्या कहा था मैंने? ईशानी उसे देखती रहती है लेकिन कुछ पूछती नहीं है। तभी वैदेही जी राक्षसों की तरह हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है। तुम एक अनाथ हो, इसलिए तुम्हें रोकने वाला तो कोई है नहीं। इसलिए तुम्हें सही गलत समझने वाला भी कोई नहीं है। और तुम इस तरह की संगत में पड़ गई हो। और मैं सिद्धार्थ से ये भी कहा था कि मैं तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम हो कि इस चीज के लिए मानती ही नहीं हो। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि मैंने कई बार तुम्हें लड़कों के साथ भी देखा था। वैसे हाँ, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आता है, मैं सच में तुम्हें कई लड़कों के साथ देखा है। आखिर वह लड़के थे कौन? खैर मुझे उससे क्या, मैं जब जब तुम्हें लड़कों के साथ देखा मैंने इस एंगल से फोटो क्लिक की जिससे तुम्हारा और उनका कुछ चक्कर चल रहा हो। फिर उन फोटो को मैं सिद्धार्थ को दिखा दिया, जिससे सिद्धार्थ को भी यह भरोसा हो गया था कि मैं जो कह रही हूँ वह बिल्कुल सही था। और वह तुम्हें और भी ज्यादा घटिया लड़की समझने लगाई। ईशानी, क्या तुम्हें ये जानकर खुशी हुई है? बताओ मुझे। ईशानी जानती थी कि वैदेही ने उसे उन लड़कों के साथ देखा होगा जिनके साथ वह मीटिंग करने के लिए कभी ना कभी मिली होगी। और मैं सिद्धार्थ से ये भी कहा था कि मैं तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम हो कि इस चीज के लिए मानती ही नहीं हो। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि मैंने कई बार तुम्हें लड़कों के साथ भी देखा था। वैसे हाँ, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आता है, मैं सच में तुम्हें कई लड़कों के साथ देखा है। आखिर वह लड़के थे कौन? खैर मुझे उससे क्या, मैं जब जब तुम्हें लड़कों के साथ देखा मैंने इस एंगल से फोटो क्लिक की जिससे तुम्हारा और उनका कुछ चक्कर चल रहा हो। फिर उन फोटो को मैं सिद्धार्थ को दिखा दिया, जिससे सिद्धार्थ को भी यह भरोसा हो गया था कि मैं जो कह रही हूँ वह बिल्कुल सही था। और वह तुम्हें और भी ज्यादा घटिया लड़की समझने लगाई। ईशानी, क्या तुम्हें ये जानकर खुशी हुई है? बताओ मुझे। ईशानी जानती थी कि वैदेही ने उसे उन लड़कों के साथ देखा होगा जिनके साथ वह मीटिंग करने के लिए कभी ना कभी मिली होगी। लेकिन वह वैसे ही को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप से सारी बातें सुनती रहती है। फ्लैशलाइट ओवर। ईशानी अपने ख्यालों की दुनिया से तब बाहर आती है जब उसे वैदेही की एक बार फिर से आवाज सुनाई देती है। बेटा चलो ना, हमें चलना है। तुम्हें पता है ना, फिर इस बारे में मुझे सिद्धार्थ से भी बात करनी है। उसकी यह बात सुनकर तो ईशानी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है। थोड़ी ही देर में वह दोनों एक गाड़ी में बैठकर आश्रम की तरफ निकल जाती है और साथ में उनके 3-4 गाड़ियां और भी जाती हैं। जब वह दोनों गाड़ी में बैठी हुई थी तभी वैदेही जी का फोन बजता है, जिस पर एक नाम दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ईशानी अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लेती है। यह कोई और नहीं, वैदेही का इकलौता बेटा था जिससे वह बहुत प्यार करती थी। आकाश सिंह राजपूत। ईशानी उसे सिर्फ एक बार मिली थी अपनी शादी के दूसरे दिन, उसके बाद उसने उसे कभी भी महल में नहीं देखा था। लेकिन वह एक मुलाकात ही उसके दिल में नफरत बढ़ाने के लिए काफी थी। वैदेही जी जल्दी से अपना फोन पिकअप करती है और सामने से उन्हें अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। मामा, पिछले 2 सालों से बाहर रह रहा हूं, अब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है बाहर रहने की। मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, लेकिन मैं अब महल रहूंगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, प्लीज समझिए। आपको सिद्धार्थ को जो भी समझता है आप समझाए, लेकिन मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगा। वैदेही जी उसकी सारी बातें सुनती है और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ईशानी ने भी उसकी बातें सुन ली थी, क्योंकि वह दोनों ही बहुत ज्यादा नजदीक बैठी हुई थी, जिसकी वजह से उसे आकाश की आवाज सुनाई दे रही थी। वैदेही जी एक नजर ईशानी को देखते हैं और फिर आकाश से बोलती हैं, आकाश, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। इतना बोलने के बाद वह फोन कट कर देती है और ईशानी की तरफ देखते हुए बहुत ही धीमी और मजबूर आवाज में बोलती है। ईशानी से बात करते वक्त उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वैसे तो ईशानी जानती थी कि यह मगरमच्छ उसके सामने मगरमच्छ वाले ही आंसू बहा रही है।
लेकिन फिर भी वह उससे रुकती नहीं है और अपनी बात कहने का मौका देती है। वैदेही बोलती है, ईशानी बेटा, हम जानते हैं कि हम आपसे जो मांगने जा रहे हैं वह बहुत चीज बात है। हम जानते हैं कि आकाश में आपके साथ जो कुछ भी किया था वह बहुत ज्यादा गलत था। लेकिन बेटा, उसकी सजा तो उसे बहुत पहले ही मिल चुकी है। पिछले 2 सालों से वह घर नहीं आया है, यहाँ तक कि मैं उससे देखा नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। प्लीज मेरे बेटे को सुधारने का एक और मौका दे दो। वह सच में सुधर गया है। तुम भी जानती हो कि उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था वह सब नशे की हालत में किया था। अगर वह नशे में नहीं होता तो वह कभी भी तुम्हारे ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। ईशानी बहुत ध्यान से उसकी घड़ियाली आंसू और साथ में उसके चेहरे पर आए हुए दुख को देख रही थी। उसे मन ही मन बहुत हंसी भी आ रही थी, लेकिन वह अभी हंस नहीं सकती थी। ईशानी भी अपने चेहरे पर नकली दुख लाते हुए बोलती है, हाँ आंटी, मैं जानती हूँ कि उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह सब नशे की हालत में किया था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वह सब भूल जाऊंगी। अगर वह उसे दिन अपनी हरकत में कामयाब हो जाता तो शायद मैं इस वक्त जिंदा भी नहीं होती। पर आप जो कह रही हैं वह भी सही है। उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। आप चाहे तो उसे घर पर बुला सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार आप सिद्धार्थ से बात कर लीजिएगा इस बारे में। सिद्धार्थ वाली बात सुनकर वैदेही थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन वह अपने घबराहट को शांत करते हुए ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है, बेटा तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं उससे बात कर लूंगी। बस मैं तुमसे कंफर्मेशन चाहती हूँ कि अगर मेरा बेटा घर वापस आता है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। उसकी इतनी नेचुरल एक्टिंग देखकर ईशानी को भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था अपनी एक्टिंग को देखकर, लेकिन फिर भी वह अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए बोलती है, हाँ आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिद्धार्थ को देखना पड़ेगा, अगर वह मान जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ईशानी अपने मन में बोलती है। इस बार यह चुड़ैल पता नहीं क्या कहकर सिद्धार्थ को मनाएगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ इसके बेटे को महल में आने की परमिशन देगा या नहीं। वैसे परमिशन मिल जाए तो वह ज्यादा अच्छा है, आखिर मुझे अपना हिसाब जो बराबर करना है उसका से। बस एक बार वह मेरे हाथ तो लगे, इस बार छोड़ने वाली नहीं हूं मैं उससे। ईशानी यह सब सो ही रही थी कि तभी उसे एक बार फिर से वैदेही की आवाज सुनाई देती है। थैंक यू सो मच बेटा, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुमने सच में एक माँ को उसका बेटा लौटकर बहुत बड़ा काम किया है। ये कहते हुए वह उसे अपने गले से लगा लेती है। वैदेही अपने मन में सोचती है, वैसे सच में बोल तो ये बेवकूफ बिल्कुल सही रही है। इसके हाँ करनी या ना करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसमें अचानक से आकाश को महल में देखा तो फिर उसे शक हो जाएगा। क्योंकि मैंने उसे सजा इसलिए दी थी और महल से बाहर इसलिए निकला था ताकि सिद्धार्थ की नजर उसे पर ना पड़े। अगर सिद्धार्थ को उसे रात पता चल गया होता कि आकाश ने निशानी के साथ उसे रात क्या करने की कोशिश की थी तो वह खुद ही उसे जिंदा जला देता। जैसे तैसे करके मैंने उसे रात अपने बच्चों को बचाया था। लेकिन सच यही थी कि वह महल में नहीं रह सकता है। उसे वक्त मुझे उसे पागल सिद्धार्थ की बात माननी पड़ी थी अपने बेटे की जान बचाने के लिए। और मैं इस बेवकूफ को ये कहकर मना लिया था कि उसने उसके साथ जो हरकत की थी उसकी वजह से ही मैंने उसे सजा दी है और वह कभी भी महल वापस नहीं आएगा। जिस पर इस बेवकूफ लड़की ने आंख बंद कर विश्वास भी कर लिया था। खैर छोड़ो, मुझे क्या, ये तो है ही बेवकूफ। मैंने तो जैसे तैसे करके बस सिद्धार्थ को ही मानना है। उसके बाद मेरा लाडला बेटा मेरे पास होगा। ये सोचते हुए वैदेही खुश हो जाती है और ईशानी से अलग होते हुए बोलती है, वैसे बेटा तुमने तो सुन ही लिया होगा कि अभी अभी आकाश का ही फोन आया था, तो क्या मैं उसे महल आने के लिए बोल दूं?
नहीं, मैं एक काम करती हूँ, उससे आश्रम ही बुला लेती हूँ, थोड़ा पुण्य का काम करेगा तो अच्छा रहेगा। ये कहते हुए बिना ईशानी की बात सुने वह तुरंत ही अपना फोन उठाती है और आकाश को कॉल कर देती है। हेलो आकाश बेटा, तुम महल आ सकते हो, लेकिन उससे पहले आश्रम आ जाओ, वहां पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर हम साथ में महल चलेंगे। इतना कहने की बात वह तुरंत कॉल काट देती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने उससे ज्यादा बात की तो वह आश्रम आने से मना कर देगा। और वह इस वक्त कैसी भी करके ईशानी की नजरों में अपने बेटे की अच्छी इमेज बनाना चाहती थी, जिससे ईशानी उससे नफरत ना करे। लेकिन उसे कहाँ ही पता था कि उसके दिल में तो उसके लिए बहुत सारी नफरत है, और वह नफरत अब कभी जा नहीं सकती है। ऊपर से वह खुद ही इस बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रही है। अगर उसका वह सो कॉल्ड सुपुत्र वापस महल लौट आया तो उसका जीना हराम होना तय है। थोड़ी ही देर में एक के बाद एक गाड़ियां आश्रम के अंदर रुकती है। वैदेही जी हर महीने यहाँ पर कुछ ना कुछ डोनेशन करने के लिए आई थी, इसलिए वहां पर हर कोई उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। ऊपर से वह राजघराने से थी, इसलिए उनकी और भी ज्यादा इज्जत थी। इस वक्त उनका स्वागत करने के लिए 4 से 5 लोग खड़े हुए थे, जिनमें से एक उससे अनाथ आश्रम के संस्थापक भी थे। एक बॉडीगार्ड आगे वैदेही के साइड का दरवाजा खोलना है और दूसरी साइड से दूसरा दरवाजा खोलना है। उसे गाड़ी में से दोनों ही लेडीज बाहर निकलती है, एक साइड से वैदेही और दूसरी साइड से ईशानी। ईशानी जैसे ही सामने खड़े हुए उसे बुरे आदमी को देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वही थे जिन्होंने दादरी से मिलकर उसकी और सिद्धार्थ की शादी करवाई थी। लेकिन जब ईशानी ने उन्हें अपने और सिद्धार्थ की सच्चाई के बारे में बताया था, उसे सुनकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था और उनकी हार्ट अटैक के जरिए मौत हो गई थी। यही वह कारण था जिसकी वजह से ईशानी ने कभी भी गुनगुन को कुछ सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की थी। क्योंकि भले ही दादाजी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत पक्के हृदय वाले इंसान थे। वही गुनगुन तो एकदम मनचली और प्यारी सी लड़की थी और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। वह शायद इस सड़ने को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ हो जाता तो। इस बात के ख्याल भर से ही ईशानी ने कभी भी गुनगुन को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की थी। जैसे ही अमरीश दादाजी की नजर ईशानी पर पड़ती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलते हैं, अरे ईशानी बेटा, तुम मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कल यहाँ पर मौजूद नहीं था। मुझे पता चला था कि तुम आश्रम आई थी और मुझसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन मैं मौजूद नहीं था। ईशानी जैसे ही दादाजी की बात सुनती है, वह तुरंत ही उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनके पैर छूते हुए बोलती है, नहीं दादाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको बात कर नहीं आई थी और मुझे काम भी था, इसलिए फिर मैं यहाँ से चली गई थी। अमरीश दादाजी के चेहरे पर ईशानी की बातें सुनकर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और वैदेही जी की तरफ देखकर उन्हें नमस्ते करते हुए अंदर वेलकम करते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक ब्लैक कलर की एसयूवी आकर रुकती है, जो कि कस्टम मेड थी, देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और रौबदार दिखाई दे रही थी। उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है, जिसे देखकर ही ईशानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है।